मैं ईमानदार हूँ जी, मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, सिर्फ दिल्ली से ही नहीं पूरे भारत से। इस टैगलाइन के साथ एक इंसान, पढ़ा लिखा इंसान उतरता है राजनीति में इस उम्मीद के साथ कि भ्रष्टाचार पूरे तरीके से खत्म करना है। अगर हम बात करें अपने भारत की सियासत की, तो भारत की सियासत हर रोज एक नया मोड़ लेती है, लेकिन एक और बार फिर से सियासत में एक अलग ही मोड़ आता हुआ नजर आ चुका है। हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी, जो लगभग काफी समय से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे, जैसे ही उनको बेल मिली वो बाहर आए। बाहर आते ही उन्होंने फिर से एक बार सियासत में सनसनी पैदा कर दी है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि वो अपने सीएम के पद से इस्तीफा दे देंगे। जी हाँ, अब एक खबर जिसने सनसनी पूरे भारत में फैला दी है, अब वो सीएम के पद से इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल सियासत में पैदा हो चुका है, जिससे आम आदमी पार्टी में पूरी तरीके से खलबली मच चुकी है। साथ ही साथ जितने भी विपक्ष के नेता हैं, उनकी भी राजनीति पूरे तरीके से गर्माती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी है, उनका यह कहना है, उनका एक सवाल है सभी से, उनका यह कहना है कि जब तक दिल्ली की जनता या भारत की जनता उनको जवाब नहीं देती कि क्या वो ईमानदार है, तब तक वो सीएम की कुर्सी पर वापस नहीं बैठेंगे। इस्तीफा देने का वक्त कल का है। अब ये कल देखा जाएगा कि ये सियासत और किस तरफ एक नया मोड़ लेती है। कई तरीके के सवाल पैदा हो चुके हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ चुके हैं, मिस्टर अनुज मित्रा जी। प्रोफेशन से वो डॉक्टर है, ईएनटी स्पेशलिस्ट है, साथ ही साथ राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत करना चाहेंगे पहले टाइम्स पंजाब टीवी में। सर, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप, कई ऐसी बारीकियों से आप रूबरू करवाते हैं जनता को सियासत की, लेकिन जो भारत की सियासत है वो हर रोज एक नया मोड़ लेती है। किस दिशा में भारत की राजनीति जा रही है हम सभी देखते हैं। पूरे विश्वास के साथ हम अपने राजनेता को चुनते हैं, दिल्ली के सीएम को भी चुना गया, लेकिन आज उनकी तरफ से जो एक बयान दे दिया गया कि वो अपने सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे, क्या कहेंगे उसके ऊपर आप? देखो, वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे ये तो कल ही पता लगेगा। लेकिन खलबली सरकार में या मीडिया के एक हिस्से में इसलिए है क्योंकि कल मोदी जी का जन्मदिन है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो एक बड़ा हिस्सा है वो उसी को लेके उसने चर्चा करनी थी। मोदी जी के बचपन की कहानियां कि वो मगरमच्छ से खेलते थे, यहाँ से शुरू करके फिर वो चाय बेचते थे उस स्टेशन पे जो था ही नहीं, उस पे चाय बेचते थे। फिर बाद में उन्होंने क्या क्या किया, बाघों के साथ फोटो खिंचवाई, ये सब की चर्चा करनी थी। अब वो तो होएगी ही, पर साथ में ये भी जुड़ गई, इसलिए वो खबर थोड़ी कम हो जाएगी। मीडिया के एक हिस्से को और भाजपा को इस बात की चिंता लग रही है कि इससे जो है बहुत जो थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा मोदी का जो व्यक्तित्व, जो उभारने की उनकी जो चेष्टा है वो थोड़ी कमजोर होएगी। बहरहाल अब केजरीवाल इस्तीफा दे, ये उसके अपने सोचने का ढंग है। केजरीवाल क्यों देना चाहते हैं, ये कहना कि लोग मुझे दोबारा चुने, अब उनका तो केस तो कोर्ट में चल रहा है। पर उनकी एक बात तो ठीक है ना कि जहां जहां पर भाजपा शासित प्रांत है वहां पर भाजपा की नीति अलग है। जहां जहां उनको वो इलेक्शन हारने का खतरा होता है या हार जाते हैं, वहां पर वो विरोधियों को उठा के जेलों में डाल रही हैं। हेमंत सोरेन को डाला, उसको पहले मिल गया वो जो जमानत, उनको पहले मिल गई। अब इनको भी जेल में डाला। एक मुख्यमंत्री, कोई दोष साबित तो नहीं हो गया ना। आपने ऐसे उमर खालिद है, कब से जेल में है? 4 साल हो गए उमर खालिद को, कोई दोष नहीं है, कोई अभी तक वो जो है उसकी जो चार्जशीट भी नहीं है, वो जेल में बैठा हुआ है। ये जो नीति है, जब ऐसी नीतियां चलेंगी तो उसके खिलाफ भी दूसरे राजनेता भी अपने अपने ढंग से नीतियां चलाएंगे ना। एक चीज पूछे कि जब अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में आए थे, हमने जैसे पहले बात की, एक बिल्कुल सिंपल, एक सोबर पर्सन, पढ़ा लिखा इंसान इस उम्मीद से राजनीति में उतरता है कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। हमेशा एक ही लाइन, एक ही टैगलाइन लेकर वो अपने साथ चलते रहे कि मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीति हमारे भारत की है वो पूरे तरीके से सत्ता को बदल के रख देती है। सर, बीइंग एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपको क्या लगता है हमारे भारत में किस तरीके की राजनीति आज जोर पकड़ रही है, या राजनीति में कौन सा एक ऐसा व्यक्तित्व वाला पर्सन है जो सामने उतर के आ सकता है?
राजनीति जो है स्पष्ट होनी चाहिए। हमारे देश की राजनीति स्पष्ट नहीं है, इसमें उसमें बहुत सारी अस्पष्टताएं हैं। अब आप कहिए केजरीवाल को कहें ये जो आम आदमी पार्टी है ये रामलीला ग्राउंड पार्टी, ये रामलीला ग्राउंड में जब वो सारा कुछ हुआ 14 दिन तक ऐसे होता रहा, मीडिया में यही एक ही प्रदर्शन हुआ जैसे और कुछ दुनिया में हो ही नहीं रहा है, सिवाय दुनिया में सिर्फ रामलीला ग्राउंड है। ऐसा ही हुआ जितना मुझे याद है। उसके बाद फिर जो घटनाएं हुई उसमें से आम आदमी पार्टी बनी, उसमें क्या कुछ हुआ और केजरीवाल सुप्रीमो होके आए और अभी तक आम आदमी पार्टी ने अपनी कोई नीतियां स्पष्ट नहीं की हैं। ये कहना कि मैं ईमानदार हूं, मेरे कहने से तो मैं ईमानदार होता नहीं, ये तो मेरी परिपक्वताएं हैं जो समाज के सामने आके निकलती हैं ना जब मैं काम करता हूं। क्या अपने पंजाब में जो भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? कोई कमी नहीं आई है। अन्ना हजारे ने अन्ना हजारे ने बिल्कुल कहीं ना कहीं जब वो भूख हड़ताल पे बैठे थे, जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत की गई थी तो वो भूख हड़ताल पे बैठे थे सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी पार्टी इतना बड़ा रूप ले लेगी आम आदमी पार्टी, जो पंजाब में भी आज हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन अब अन्ना हजारे ने ही सामने आकर ये बात बोली है कि मैंने अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बार मना किया था कि आप राजनीति में ना जाएं, लेकिन राजनीति में जाने के बाद इस तरीके का हाल होना निश्चित था। क्यों ना जाए कोई भी राजनीति में? अन्ना हजारे कौन होते हैं कहने वाले क्या आप राजनीति में ना जाए? वो उसकी मर्जी, मेरी मर्जी, आपकी मर्जी है, केजरीवाल की मर्जी है, वो उसकी अपनी एक इच्छा है। वो गए राजनीति में, मैं उनकी नीतियों से सहमत हूं व ना हूं, बहुत सारी नीतियों से सहमत हो भी सकता हूँ किसी की भी, लेकिन साजिश जो रामलीला ग्राउंड को उभारने की कोशिश की गई उस वक्त की सरकारों को गिराने के लिए, बकायदा वो जो कैग की रिपोर्ट आई वो भी अब बाद में हो गया कि वो भी झूठी थी, वो जो विनोद कुमार ने कह दिया, वो बहुत बड़ी साजिश चली उस वक्त मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को। ये नहीं कि मैं कहता कि सब कुछ ठीक था उसमें, लेकिन नहीं, वो बहुत बड़ी साजिश चली, उसके तहत ये सारा कुछ हुआ। और साजिश तो कोई वो कैसे चली ये भी धीरे धीरे आ ही रहा है सामने, सब कुछ आ रहा है। कैग के जो चीफ ने ही अपना बयान बदल लिया, अब बदलने से क्या है? इसका मतलब आप किसी के इशारे पे काम कर रहे थे। बयान तो हर रोज हर एक राजनेता बदलता है, तो फिर स्पष्ट होना चाहिए ना। वो बदलते हैं या तो वो साजिश रखते हैं, और जो सबसे ज्यादा तो हमारे प्रधानमंत्री बदलते हैं, रोज तो बदलते हैं। और उन्होंने कल क्या कहा, झारखंड में रोहिंग्या मुसलमानों के, हिंदू मुसलमान हिंदू, भाई इससे तो निकलो, केजरीवाल की राजनीति से हम जो निपट लेंगे। लेकिन ये जो समाज में तो जहर फैला के बांटा जा रहा है और बिना कारणों के जो नए नए कानून ला के लोगों को जेलों में ठूसा जा रहा है, आपको बोलने, अगर आप कुछ बोलते हैं तो आप देशद्रोही हो जाते हो, हैं आप किसी को ये चुनौती देते हो तो आप मतलब देशद्रोही हो जाते हो। ये कौन होते हैं फैसला करने वाले? कचहरियों को फैसला होने दो। अब केजरीवाल पे केस है तो कोर्ट को डिसाइड करने दो। उसको जेल से जमानत मिली, कितनी मुश्किल से मिली, ये मतलब नहीं मिली थी ना, चलो आखिर मिल गई। अब अच्छी बात है कि उनको जमानत मिली, मैं ये समझता हूँ वो अपनी राजनीति करें, जो मर्जी करें, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहें। वो हरियाणा में लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये अटकलें। उनकी वाइफ ने, सुनीता केजरीवाल जी ने कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दी है कि भगवान की ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कृपा हुई है कि सच्चाई की जीत हुई है और अरविंद केजरीवाल जी आज जेल से बाहर है। लेकिन अब सर विधानसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं, उसको लेकर सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी है। हम पहले से ही बात करते हैं कि राजनीति एक ब्लेम गेम की तरह है, जैसे इलेक्शंस का टाइम होता है एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। तो सर अब आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा जाके भी इलेक्शन लड़ सकते हैं? कहीं ना कहीं इस तरीके की अटकलें भी तेज होती हुई नजर आ रही है। अटकलें मैं अटकल नहीं लगाऊंगा, लड़ना चाहेंगे तो लड़ेंगे। हम वहां पर, हमारी पार्टी भी तो लड़ रही है, हम भी लड़ रहे हैं। हमने कांग्रेस को कहा था कि अलायंस करो, उसने नहीं किया, हमारे साथ नहीं किया तो नहीं किया, तो हम लड़ेंगे, जितनी सीटें लड़ेंगे नहीं वो अलग एक विषय। वो अटकलें पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं कोई अटकल लगा दूं। जो कुछ घटनाएं हो रही हैं उन पे हमें बात करनी, या जो हो चुकी हैं उनको देखते आगे आगे बात करनी चाहिए, क्योंकि अब जो है हरियाणा में जो आ रहे हैं चुनाव, उसमें भाजपा को लगता है कि वो कुछ कमजोर है। वो कई किस्म की अब जो खेलें खेलेंगी, कई बातें फैलाएंगे, उनके तो नीतियां ही ऐसी चलती हैं। हमारे प्रधानमंत्री की जो नीति ऐसी चलते हुए एक बात किसी के मुंह से बुलवाते हैं, फिर उसको देखते हैं लोगों में क्या प्रतिक्रिया है, उसके बाद फिर वो अपनी नीति उसके बारे में तय करते हैं। पर
इस वक्त देश के सामने तीन समस्याएं हैं प्रमुख। एक तो है सामाजिक सौहार्द, जो कि तोड़ने की पिछले 10 साल में बड़ी कोशिश की जा रही है। दूसरा है लोकतंत्र, इसको बचाना, कि अगर आप कुछ भी बोलना चाहो, मैं बोलूं, केजरीवाल बोले, इवन कोई भाजपा का बोले, सबको हक है अपने विचार देने का। ये जो दो प्रमुख जो ये जो बातें हैं। तीसरी हमारी आर्थिक विषमताएं, जो आर्थिक तौर पे गैर बराबरी है, इन पे बातें होनी चाहिए। बेमतलबी मुद्दों पे बातें, सिर्फ ये कि मैं जी कट्टर ईमानदार हूं, उससे नहीं होता है। आपकी नीति क्या है? मैं कहूं जी मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर हूं और चाकू चलाना मुझे आता नहीं, मेरे कहने से नहीं मैं डॉक्टर होगा। ये तो पेशेंट ने असेस करना है ना, मेरे ने, कि जो मेरे में जो सर्जिकल स्किल है या जो मेडिकल स्किल है वो क्या है। बाकी जनता में जाके वो कुछ देखो, जनता ने वोट डालनी है, लेकिन कुछ फैसले कचहरियों में होते, कुछ जनता में नहीं होते। लेकिन बार बार यही बोल रहे हैं, जैसे ही वो जेल से बाहर आए उन्होंने सबसे पहली बात यही बोली है कि वो सीएम पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। लेकिन वो आम जनता से कह रहे हैं कि आम जनता से जवाब मांग रहे हैं कि वो सीएम केजरीवाल पर विश्वास दिखाकर ये बात करें, इस बात से एग्री करें कि वो पूरे तरीके से एक ईमानदार नेता रहे हैं अपने टाइम पे, जितना टाइम भी उन्होंने दिल्ली की कमान संभाली है। साथ ही साथ आने वाले वक्त पे भी एक आम आदमी पार्टी है जो बदलती हुई तस्वीर दिखा सकती है दिल्ली को। अब देखो, वो जो कहते हैं, हर कोई कहता है कि दिल्ली में शिक्षा पे कुछ काम हुए हैं, लोग जो वहाँ के लोग कहते हैं, और स्वास्थ्य सेवाओं में भी कुछ काम हुए हैं। खैर दिल्ली के जो अस्पताल तो शुरू से ही पहले बने अच्छे हैं, अब की बात नहीं है, वो शुरू से ही अच्छे हैं। यानी पंजाब में तो ऐसा कोई सरकारी अस्पताल है ही नहीं, एक भी नहीं है। वहाँ पर कितने ही हैं, और सारे हाई स्टैंडर्ड हॉस्पिटल हैं, हर किस्म की ट्रीटमेंट वहाँ पर, और बड़ी सस्ती है या मुफ्त भी है। तो उस तरह के तो ठीक है, लेकिन के भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, ऐसा तो नहीं है। भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है एक जब पैसे की दौड़ लगती है, हवस हवस से। और हवस कब पैदा होती है? जब हम पैसे को कंट्रोल नहीं करते, पैसा हमें कंट्रोल करने लग जाता है, तब हवस पैदा होती है। तो ये जो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से, ये तो कहीं भी नहीं हुआ दुनिया में भी, लेकिन उसको कम करने का स्कोप किया जा सकता है जब जो आर्थिक तौर पे जो ना बराबरी है उसको कम किया जाए। वो नीतियों के अंतर्गत होगा। केजरीवाल की भी कोई नीति नहीं है, भाजपा की नीति तो सीधी ही आपको पता ही है, वो तो कॉर्पोरेट की सेवा करने वाली नीति है। अदानी अंबानी की पैसा उनको जा रहा है, लोगों को नहीं मिल रहा है। लोग किस राजनीति पर विश्वास रखेंगे कि वो तो पूरे विश्वास के साथ इलेक्शन आते हैं, वोट डालने जाते हैं, लेकिन जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है आम जनता का। अब ये तो देखो, लोकतंत्र में एक बात तो है ना कि लोगों के पास अधिकार है चुनने का। लोगों के लिए समस्याएं हैं, उनके लिए देखो ट्रेड यूनियंस लड़ाइयां लड़ती हैं, मजदूरों के हक की लड़ाइयां लड़ती हैं, लेकिन जब वोटिंग का सवाल आता है, वो मजदूर हिंदू मुसलमान में बांटने में वो लोग सफल हो जाते हैं। लोगों को समझना पड़ेगा कि आपका संघर्ष क्या है। जो नौजवानों को समझना पड़ेगा कि आपका संघर्ष विद्यार्थियों के लिए अच्छी विद्या है, या ये जो सस्ते नारे हैं, ये विद्यार्थियों को, नौजवानों को समझना पड़ेगा। और इसमें समझाने में मैं समझता हूँ जो प्रगतिशील दल हैं वो कमजोर हुए हैं, नाकाम भी हुए। हमें भी आगे आके लोगों में ज्यादा जाना पड़ेगा, प्रगतिशील लोगों को ज्यादा लोगों से संवाद करना पड़ेगा, मिथ्यावादी बातों से लोगों को निकालना पड़ेगा। और कैसे राजनीति चलनी चाहिए, राजनीति आप देखो, इतिहास में एक तरफ भगत सिंह थे, एक तरफ करतार सिंह सराभा थे, एक तरफ सराभा को पकड़ाने वाले उन्हीं के गांव के कृपाल सिंह थे ना। तो राजनीति तो हमेशा ही रही है। अच्छे पर एक तरफ नवाब थे, एक तरफ नवाबों के खिलाफ लड़ने वाले लोग थे ना, राजनीति शुरू से ही चलती ऐसे रही है। तो इसमें कौन कब, इस वक्त सारी दुनिया में जो दक्षिणपंथी राजनीति है ना, वो हावी। कभी युद्ध हो रहे हैं, कभी मर रहे हैं लोग, बच्चों को मारा जा रहा है। गाजा में 17,000 बच्चे मार दिए। मेरे जीवन में तो ऐसा नहीं हुआ, इतना बड़ा हो गया हूं मैं, अब हो रहा है। तो इसके खिलाफ लोगों में जन चेतना से ही ये बातें ठीक होंगी। लोगों को समझना पड़ेगा कि किस विषयों पे उनको वोट करना है और किस शक्तियों को वोट करना
बीइंग एज पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप राजनीति की बारीकियों से हमेशा रूबरू होते हैं, तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर नहीं करेंगे या एक पर्टिकुलर लीडर का फेवर नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है जो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं इस टाइम की, उन्होंने कहा है कि वो इस्तीफा दे देंगे कल, लेकिन इस्तीफे के बाद जो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, आतिशी है दिल्ली से, राघव चड्ढा है, मनीष सिसोदिया है, आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा है जो दिल्ली की कमान को बेहतर ढंग से संभाल सकता है? कुछ नहीं कहूंगा, ये उन पार्टी का उनका आंतरिक मामला है। मैं कौन होता हूँ इस बारे में फैसला करने वाले? उनको फैसला करने दो। छोटी सी राय, क्योंकि बीइंग एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आप राजनीति, मैं राय दे ही नहीं सकता, मैं उस पार्टी में हूं नहीं, ठीक है। मैं ऐसे क्यों क्यों राय दूं? उनकी पार्टी वाले ही आपस में फैसला करेंगे कि आतिशी को रखना है, सिसोदिया को रखना है या राघव चड्ढा को रखना है। उसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ दिल्ली पे नहीं पड़ेगा, हमारे पंजाब में भी आम आदमी की पार्टी की सरकार है, तो ये इम्पैक्ट इसका पूरे भारत पर पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा के इलेक्शन भी बिल्कुल नजदीक है। वही फैसला करेंगे ना, देख के भी किसका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा होगा, ये वही फैसला करेंगे, उनको करने दो। आपको क्या लगता है हमारे भारत को इस टाइम किस तरीके के राजनेता की जरूरत है? आपने पहले जो कई पॉइंट्स ऐसे रखे हैं, लेकिन ये पॉइंट्स तो सर शुरू से ऐसे मुद्दा दर मुद्दा बन के सामने आते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट होने का जब टाइम आता है तो लीडर्स पीछे हट जाते हैं हमारे। ऐसा नहीं था, अब खराब हो गए हालात। ऐसा नहीं था जब हम लोग विद्यार्थी थे, बस के किराए में 10 पैसे की वृद्धि। अब आपको तो पैसे का कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा कि 10 पैसे की क्या कीमत हो ना, इतना वो इन्फ्लेशन हो। तो 10 पैसे बस का किराया बढ़ता था, सारे पंजाब में विद्यार्थी हड़ताल पे होते थे। आज मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में रोज की 20,000 रुपए फीस है, तो भी कोई नहीं बोलता। राजनीति यहाँ के खड़ी हो गई, क्योंकि राजनेता उन मुद्दों से हट के दूसरों मुद्दों पे लोगों को लेने में सफल हुए हैं। आपको लगता है अगर आम जनता आगे आके नई सवाल उठा रही तो उसी चीज का फायदा उठाया जा रहा है राजनेताओं की तरफ? बिल्कुल उठाया जा रहा है। आम जनता की आवाज को तो दबा दिया जाता है, जैसे आपने पहले बताया जेलों में बंद कर दिया जाता है जो आवाज उठाता है। वो क्या होगा? जेल में जाना पड़ेगा। अगर आपको आवाज उठानी हो तो जेल में जाना। हम भी विद्यार्थी में जेलों में गए हैं। तो जेलें भर जाएंगी, जेलों में जगह नहीं बचेगी। हाँ, नहीं बचेगी तो फिर अपने आप जेलों में भेजना बंद कर देंगे। कोई नहीं, ये समय है जहाँ पर काफी कुछ उल्टा पुल्टा हो। मैं समझता हूँ कि भारत के लोग इसको बदलने में सफल होंगे। देखो आप, ये भारत के लोगों ने सरकारें बदली, चाहे भाजपा को लाए, बदल के लाए ना, जैसे मर्जी लाए, लोग ही बदल के लाए ना। अब भाजपा जो 400 पार कहती थी, लोगों ने ही 240 पे ले आया ना। हालांकि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स की जो रिफॉर्म्स की रिपोर्ट कहते कि इनकी 170 सीटें आई हैं, सिर्फ 70 सीटें घपला है। अब उस पर अगर ये जो हमारा ये जो इलेक्शन कमीशन या हमारे ये जो उच्चतम न्यायालय संज्ञान ना लें तो उनकी मर्जी है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। उनको लेना चाहिए था, पर उनकी सीट लोगों ने ही कमजोर किया ना। लोगों ने अपने मुद्दों पे आके वोट दिया काफी हद तक इन चुनाव में। मैं यह समझता हूँ उनकी जो थोथी बातें थी ना हिंदू मुसलमान, वो उसमें से निकले हैं लोग कुछ हद तक, लेकिन ये हटते नहीं है उससे। मैं समझता हूँ बड़ी लड़ाई वो है, केजरीवाल क्या करेगा ये एक प्रश्न है, ये राजनीति में चलते रहेंगे। पर जो मुख्य धारा है संघर्ष की, इस देश में सामाजिक सौहार्द को बचाना, लोकतंत्र को बचाना और आर्थिक जो नाबराबरी है उसको कम करना। सर्वे में ना एक रिपोर्ट सामने आई है कि दिल्ली का एक ऐसा स्कूल है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, जहां पर 8th और 9th क्लास के बॉयज ने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रिंटेड टी शर्ट्स बनवाई हैं। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में आए थे तो टी शर्ट पे लिखा होता था मैं हूं अरविंद केजरीवाल, मैं हूं ईमानदार, लेकिन जो वो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया, उन्होंने एक रैली निकाली है जिसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कुछ भी बनना, नेता मत बनना। तो सर क्या आपको लगता है इस तरीके की तस्वीर अगर हम लोग आज देख रहे हैं तो आने वाले टाइम पे हम अपनी राजनीति की क्या तस्वीर देखेंगे? क्योंकि हमारी जनरेशन पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहती। ये बड़े दुख की बात है। देखो, राजनीति के बिना समाज चल ही नहीं सकता, नहीं चल सकता। आजादी की लड़ाई किसने लड़ी? राजनीति ने लड़ी ना। ये एक प्रचार होता है कि भी राजनीति में विद्यार्थी मत जाएं, क्यों ना जाएं? तो विद्यार्थी ने अपने जीवन का फैसला करना है और फैसले राजनीति करती है। जो सत्ता में आते हैं वही नीतियां गढ़ते हैं, विरोध में जो होते हैं वो नीतियों में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रचार होता है, खास तौर पे ये प्रचार मध्यम वर्ग में बहुत होता है।
मध्यम वर्ग जो है वो समझता है कि मैं जो है अपने आप को थोड़ा उसमें होता है, मैं भी उसी में से हूँ ना, थोड़ा होता है, हम समझते हैं कि हम ज्यादा समझदार हैं। पर जो है इसलिए उनमें ये प्रचारा जाता है कि राजनीति तो जी खराब गंदी है कुछ है। तो फिर आप, लेकिन जब राजनीति की बातें होती हैं फिर वो वही हिंदू मुसलमान है वही लोग गुस्से होते हैं, देख लो आप कभी भी। तो इसलिए राजनीति में आना चाहिए, राजनीति को समझना चाहिए, सही ढंग की राजनीति को अपनाना चाहिए। और समाज में देश में परिवर्तन कौन लाएगा? आज की युवा पीढ़ी ही लाएगी ना। अब हमारी पीढ़ी थोड़ी लाएगी ज्यादा, पर हमारे पास समय उतना नहीं है। अब जिन्होंने अब 60 साल 70 साल जीना है उसके उसका काम है नहीं है, उसको हम कहें जी के भी नेता ना बनो, ये करवाया जाता है। किसी के मुंह से ये कहलवाया गया, बाकियों ने मान लिया। पहले ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये बात आप उसी कोई विधायक बना दें, उसी कोई अपना पॉलिटिक्स में उतार दें, तो सर फिर तभी शायद जो हमारी जनरेशन है वो कहीं ना कहीं इतनी मेंटल टॉर्चर हो चुकी है, इतनी मेंटल स्ट्रेस में आ चुकी है कि राजनीति में उतरना ही नहीं चाहती। राजनीति सेवा न रह के बहुत हद तक धंधा बन गई। अब जो कोई धंधा हो जाए ना, तो अब माता पिता को होता है कि इसे कोई इसी धंधे में डाल दो, होता है ना। तो दुकानदार कहता है वो है कि ये जो नारा दिया जाता है कि जो डायनेस्टिक रूल, क्या इसका अनुवाद है हिंदी में जो बोलते रहते हैं हमारे नेता लोग, परिवारवाद। परिवारवाद अगर तो धंधे के तौर पे है, अगर किसी राजनेता का बच्चा समझदार है, उसमें अपनी क्षमता है, तो क्यों ना आए। लेकिन उसको इसलिए लाया जाए कि भी तू भी आजा मैं भी हूं। कई बार तो ऐसे है कि वो एक पार्टी में बाप बेटा, ऐसे भी केस में कि पति पत्नी अलग अलग पार्टी में, दोनों तरफ से धंधा, माला माल मलाई दोनों हाथों में मक्खन। ये बातें गलत। और ये तो जो हमारा जो आर्थिक सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ है, जहाँ पैसे की प्रधानता, मैंने पहले बात कही, पैसा प्रधान है आजकल हुआ पड़ा, किया गया इसको। ऐसे नहीं होना चाहिए ना, हम प्रधान होना चाहिए, हमारा पैसे पर कंट्रोल होना चाहिए, या उल्टा हो गया। हम यही चाहते हैं कि अब ये तो कल तस्वीर बताएगी कि किस तरीके से माहौल बदलता है सियासत में, किस तरीके से एक और हलचल पैदा होती है कि वो अपने सीएम पद से इस्तीफा देते हैं या नहीं देते, ये तो कल ही वक्त बताएगा। लेकिन आप अपनी तरफ से जैसे आप समीक्षा करते हैं राजनीति की, सारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से आप अपने राजनेता का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि विधानसभा के एक बहुत बड़े चुनाव फिर से आने वाले हैं। मुद्दों पे वोट दें, वो मुद्दे जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, ऐसे मुद्दे, हमारे घरेलू समस्याएं हैं, पानी का मसला है, इन मुद्दों को लेके, और सामाजिक सौहार्द इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा इस बात है। इन मुद्दों पे जो सामाजिक सौहार्द को तोड़ते हैं उनको नकारो। तो हम तस्वीरें मंडी हिमाचल की भी देख रहे हैं कि मस्जिद को लेकर किस तरीके से इतना माहौल वहां पे खराब हो चुका है। ये किया गया, अपने आप नहीं होता कोई माहौल, अपने आप ये बकायदा कोशिश करके उसका प्रभाव ताकि हरियाणा के चुनाव पे पड़े, इसलिए किया गया। ऐसे और भी घटनाएं नूह में, अब हरियाणा में सारी पोलराइजेशन करने की कोशिश की। इन मुद्दों से हटो अपनी, मैं नहीं कहता कि एक ही सोच के साथ जुड़ो, किसी भी सोच के साथ जुड़ो, लेकिन इससे हटो, लोकतंत्र को बचाओ। फिर अभी भी मैं समझता हूँ कि हमारे देश में हमारे जो शुरुआती नेता हुए हैं, जैसे भगत सिंह आदि की सोच हुई, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और हमारे गांधी ने लोकतंत्र यहाँ पर स्थापित किया। उसके बाद प्रगतिशील शक्तियों ने, सोशलिस्टों ने, कम्युनिस्टों ने जोर लगा के यहाँ पर लोकतंत्र को बचाने की, गरीब जनता को आवाज को बुलंद करने की। ये जो कम्युनिस्टों ने कोशिश की कि गरीब जनता को कौन पूछता था, दलितों को, उनकी आवाज उठाने की कोशिश की, फिर भी हम अच्छे। ऐसे जहाँ पर बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ बोल ही नहीं सकते, फांसी, यहाँ पर हथियारों के रास्ते अंदरूनी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही, सीरिया देख लो, यहाँ वहाँ क्या हो रहा है, कत्लों का हमारे, फिर भी वैसा माहौल बचाना है हमें। मैं यही अपील करूंगा आजकल की पीढ़ी को। साथ ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरुण मित्रा, साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है, राजनीति की हर एक बारीक बारीक जो सच्चाई है उनसे वो रूबरू हमें करवाते हैं। और जिस तरीके से हमने अभी देखा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आते ही कहीं ना कहीं एक सियासत गरमाते हुए नजर आए कि उन्होंने यह कह दिया कि वो
सीएम के पद से इस्तीफा दे देंगे। अब कल ही ये तस्वीर सामने साफ हो जाएगी सबके सामने कि किस तरीके की हमें बदलती हुई तस्वीर अब नजर आती है दिल्ली की, जिसका जो असर है, जिसका प्रभाव वो पूरे भारत पर पड़ेगा। तो आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ, जहां पर और भी ऐसी पॉलिटिकल खबरों के साथ हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। It's time to say goodbye to you. Thank you so much. Vertreibt den Kummer und den Hass, weil keiner spricht. Tauchen ab, sehen nix, denn der Nebel zu dicht. Morgen ist jetzt scheißegal, wir geben komplett Gas. Ja, hol doch die Bullen, wenn es dir nicht passt.